चित्रलेखा विस्तृत संदर्भ, कथा वस्तु, पात्र और संवादात्मक व्याख्या। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा 1934 का एक महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास है जिसमें प्रेम, पाप पुण्य, भोग विराग और मानवीय परिस्थितियों के बीच संबंध का गहरा दार्शनिक परीक्षण किया गया है। ये उपन्यास मौर्यकालीन पृष्ठभूमि में रचा गया है और इसकी शुरुआत ही इस प्रश्न से होती है कि पाप क्या है और मनुष्यों से कैसे समझें। भूमिका और ऐतिहासिक संदर्भ। उपन्यास का परिवेश मौर्य काल से जुड़ा है, जहां पाटलिपुत्र, काशी और दरबारी साधु जीवन के विरोधी संसार एक साथ दिखाई देते हैं। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उपयोग लेखक ने केवल सजावट के लिए नहीं किया, बल्कि भोग और त्याग, राजसत्ता और तप, स्त्री और समाज तथा धर्म और नैतिकता के प्रश्नों को अधिक तीखे रूप में सामने लाने के लिए किया है। कथा का मूल प्रश्न है, पाप क्या है? गुरु रत्नाकर अपने शिष्यों श्वेतांक और विशाल देव को इस प्रश्न का सैद्धांतिक उत्तर नहीं देते, बल्कि उन्हें अनुभव के माध्यम से सत्य खोजने भेजते हैं। एक शिष्य को भोग में जीवन जीने वाले बीजगुप्त के पास भेजा जाता है और दूसरे को योगी कुमारगिरी के पास भेजा जाता है, ताकि वे जीवन के दो विरोधी मार्गों को देखकर स्वयं निर्णय करें। कथा के आरंभ गुरु रत्नाकर और उनके शिष्यों के बीच पाप और पुण्य पर हुई चर्चा से होता है। रत्नाकर इस निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी जितना समझा जाता है उतना नहीं, वो अक्सर परिस्थितियों का दास बन जाता है और इसी कारण पाप पुण्य का निर्णय सीधा और स्थिर नहीं होता। श्वेतांक को बीजगुप्त के पास भेजा जाता है। बीजगुप्त एक सामर्थ्यवान, शिक्षित, रसिक और भोगी पात्र है, जो विलासप्रिय होते हुए भी मूर्ख या पतित नहीं है। उसके जीवन में चित्रलेखा है, एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती, स्वतंत्र और आत्मसम्मान से भरी नर्तकी, जो केवल आकर्षण का केंद्र नहीं बल्कि विचार का भी केंद्र है। दूसरी ओर विशाल देव कुमारगिरी के पास जाता है, जो योगी, तप, संयम और विरक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुमारगिरी का व्यक्तित्व ऊंचा प्रतीत होता है, पर कथा आगे बढ़ते बढ़ते दिखाती है कि बाहरी तपस्या के भीतर भी अहंकार, दमन और अस्थिरता छिपी हो सकती है। चित्रलेखा का प्रवेश कथा को केवल प्रेम कथा नहीं रहने देता, बल्कि उसे मनुष्य की भीतरी इच्छाओं और नैतिक दुविधाओं की परीक्षा बना देता है। बीजगुप्त और चित्रलेखा का संबंध समानता, आकर्षण और बौद्धिक निकटता पर खड़ा है। ये केवल वासना का संबंध नहीं दिखाया गया। जब कुमारगिरी का सामना चित्रलेखा से होता है, तब कथा का सबसे महत्वपूर्ण तनाव जन्म लेता है। जो साधु स्वयं को कामना से परे मानता है, वही चित्रलेखा के आकर्षण, व्यक्तित्व और जीवन ऊर्जा से विचलित होने लगता है। इस बिंदु पर यह उपन्यास ये दिखाता है कि दबी हुई इच्छा कभी-कभी घोषित विराग से भी अधिक प्रबल हो सकती है। बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच बदलते संबंधों से कथा में प्रेम, ईर्ष्या, अहम, समर्पण, स्वत्व और भ्रम की जटिल परतें खिलती हैं। इस प्रक्रिया को शिष्यों की दृष्टि से भी देखा जाता है, इसलिए उपन्यास केवल घटनाओं का नहीं बल्कि अनुभव से उपजे ज्ञान का आख्यान बन जाता है। मुख्य पात्रों का विश्लेषण। चित्रलेखा। उपन्यास की केंद्रीय शक्ति चित्रलेखा है। वो एक नर्तकी और विधवा के रूप में सामने आती है, लेकिन लेखक उसे किसी रूढ़ी छवि में सीमित नहीं करते। वो निर्णय लेने वाली, आत्मचेतस, संवेदनशील और बौद्धिक स्त्री है। उसके भीतर प्रेम है, आकर्षण है, प्रश्न है और अपने अस्तित्व को समझने की बेचैनी है। यही उसे सामान्य प्रेमिका पात्र से ऊपर उठाकर दार्शनिक केंद्र बना देता है। चित्रलेखा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो अपने जीवन को सामाजिक नैतिकता की घिसी-पीटी परिभाषाओं से नहीं मापती। वो ना तो स्वयं को पापिनी मानती है और ना ही दूसरों के बनाए हुए धर्म की कैदी बनती है। उसके भीतर ईमानदारी है और यही ईमानदारी उसे कई तथाकथित नैतिक पात्रों से अधिक सच्चा बनाती है। बीजगुप्त भोग का प्रतिनिधि है, लेकिन लेखक ने उसे सतही विलासी के रूप में नहीं गढ़ा। वो शिक्षित है, सक्षम, भावुक और विचारशील है। उसके भीतर जीवन के रस का स्वीकार है, पर साथ ही समझ भी है कि मनुष्य का व्यवहार केवल सिद्धांतों से संचालित नहीं होता। बीजगुप्त और चित्रलेखा का संबंध उपन्यास का मानवीय आधार बनता है। यह संबंध दिखाता है कि भोग में भी आत्मीयता, सम्मान और बौद्धिक साझेदारी हो सकती है। इसलिए उपन्यास भोग को अपने आप में पाप घोषित नहीं करता। कुमारगिरी त्याग, योग और तप के प्रतीक है, पर उनका चरित्र एक आलोचनात्मक ढंग से विकसित होता है। प्रारंभ में वे ऊंचे आध्यात्मिक आदर्श के प्रतीक लगते हैं, पर चित्रलेखा से मुठभेड़ के बाद उनके भीतर छिपी इच्छा और अहंकार का पर्दाफाश होने लगता है। इसी कारण उपन्यास का एक बड़ा तथ्य ये बनता है कि बाहरी विरक्ति हमेशा आंतरिक शुद्धता की गारंटी नहीं होती। त्याग भी कभी-कभी अहंकार का रूप ले सकता है, जबकि भोग में भी आत्मस्वीकृति और ईमानदारी संभव है। श्वेतांक, विशालदेव और रत्नाकर।
श्वेतांक और विशाल देव केवल सहायक पात्र नहीं है, वे प्रदर्शक की तरह सीखने वाले दृष्टा हैं। उनके माध्यम से लेखक ये दिखाते हैं कि जीवन को दूर खड़े होकर नहीं समझा जा सकता। अनुभव, आकर्षण, भ्रम और विफलता के बीच से ही मनुष्य की दृष्टि परिपक्व होती है। रत्नाकर गुरु के रूप में निर्णायक भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे शिष्यों को तैयार उत्तर नहीं देते। उनका ये दृष्टिकोण उपन्यास की दार्शनिक रीढ़ है। सत्य उपदेश से कम और जीवनानुभव से अधिक प्राप्त होता है। दार्शनिक प्रश्न, पाप, पुण्य और परिस्थिति। उपन्यास का केंद्रीय कथन यह है कि पाप और पुण्य स्थिर, सार्वभौम और निर्विवाद श्रेणियां नहीं हैं। वे मनुष्य की परिस्थिति, प्रवृत्ति और मानसिकता से गहराई से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य कई बार वही करता है जिसे परिस्थितियां उससे कराती हैं, इसलिए नैतिक निर्णय करते समय बाहरी कर्म से अधिक उसके संदर्भ को देखना आवश्यक है। ये विचार उपन्यास को केवल नैतिक शिक्षा देने वाली रचना नहीं रहने देता, ये पाठक को असुविधाजनक प्रश्नों के सामने खड़ा करता है कि क्या इच्छा अपने आप में पाप है, क्या विरक्ति सचमुच शुद्ध है, क्या प्रेम और वासना को कठोर रेखा से अलग किया जा सकता है, और क्या समाज का धर्म हमेशा सत्य का पर्याय होता है। लेखक का आग्रह ये भी दिखाई देता है कि विचार से अधिक मनुष्य का वास्तविक परीक्षण उसके जीवन संबंधों और परिस्थितियों में होता है। इसलिए उपन्यास में भोगी, योगी और नर्तकी तीनों किसी न किसी मोड़ पर अपनी घोषित पहचान से उलट जाते हैं। संवादात्मकता और संवाद का महत्व। चित्रलेखा की एक बड़ी विशेषता इसकी संवाद प्रधान संरचना है। कथा आगे बढ़ाने के साथ साथ संवाद दार्शनिक बहस का माध्यम बनते हैं, जिनमें धर्म, नैतिकता, प्रेम, अहम, त्याग और आकर्षण पर गंभीर विमर्श होता है। उपन्यास के कई संवादों का सार ये है कि मनुष्य स्वयं को जितना नियंत्रित मानता है उतना नहीं। गुरु शिष्य वार्ता, बीजगुप्त और श्वेतांक के बीच हुई चर्चा तथा चित्रलेखा और कुमारगिरी के मानसिक टकराव, ये सब मिलकर उपन्यास को विचारों की जीवंत प्रयोगशाला बना देते हैं। यहाँ मूल पाठ के लंबे उदाहरण देने के बजाय उनके आशय को समझना अधिक उचित है। उदाहरण के लिए, गुरु शिष्य वार्ता का सार ये है कि पाप कोई स्थिर पदार्थ नहीं, बल्कि दृष्टि और परिस्थिति से निर्मित अनुभूति है। इसी तरह बीजगुप्त से जुड़े संवादों का आशय ये है कि भोग को केवल नीचता मान लेना जीवन की जटिलता को नकारना है। चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच संवादात्मक तनाव का सार ये है कि दमित की गई आकर्षण आध्यात्मिक ऊंचाई के दावे को भी चुनौती दे सकता है। इस स्तर पर संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मछवि के टूटने और मनुष्य की छिपी हुई इच्छाओं के उजागर होने की प्रक्रिया बन जाते हैं। प्रेम, स्त्री स्वायत्तता और नैतिक जटिलता। उपन्यास की सबसे आधुनिक विशेषताओं में चित्रलेखा का प्रस्तुतिकरण है। वो पुरुष पात्रों की कथा में सजावटी उपस्थिति नहीं है, बल्कि वही वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द भोग, योग, प्रेम, कामना और नैतिकता के प्रश्न अपनी असली तीव्रता प्राप्त करते हैं। चित्रलेखा का चरित्र स्त्री की स्वायत्तता को रेखांकित करता है। वो संबंधों में अपनी इच्छा और अपनी समझ के साथ उपस्थित होती है, इसलिए उसका चरित्र हिंदी उपन्यास परंपरा में एक सशक्त स्त्री विमर्श की तरह भी पढ़ा जाता है। उपन्यास ये भी बताता है कि प्रेम और वासना को पूर्णतः अलग अलग खानों में नहीं रखा जा सकता। कई बार प्रेम में देह भी है, अहम भी है, करुणा भी है और स्वत्व की चाह भी। इसी मिश्रित यथार्थ को लेखक ने बिना कृत्रिम नैतिकता के सामने रखा है। भाषा, शिल्प और साहित्यिक महत्व। उपन्यास आकार में सपेक्षाकृत संक्षिप्त है, पर विचार की दृष्टि से अत्यंत सघन है। इसकी भाषा को अर्थपूर्ण, सीधी और संवादोन्मुख माना गया है, जहां पात्र वही कहते हैं जो वे सचमुच सोचते और अनुभव करते हैं। इस कारण बहसें कृत्रिम न लगकर जीवंत लगती हैं। साहित्यिक दृष्टि से चित्रलेखा को हिंदी के उन उपन्यासों में गिना जाता है जिन्होंने लोकप्रियता और दार्शनिक गंभीरता दोनों को साथ रखा। इसकी कथा, चरित्र विन्यास और विचारात्मकता ने इसे लंबे समय तक प्रासंगिक होए रखा और इसी कारण इस पर 1941 और 1964 में फिल्में भी बनी। क्या नहीं छूटना चाहिए? इस उपन्यास को समझते समय कुछ बातें विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। ये केवल चित्रलेखा नाम की नर्तकी की प्रेम कथा नहीं है, ये पाप पुण्य की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला दार्शनिक उपन्यास है। बीजगुप्त और कुमारगिरी केवल दो व्यक्ति नहीं, बल्कि भोग और विराग के दो जीवन दृष्टिकोण हैं, जिन्हें अंततः लेखक जटिल और अपूर्ण सिद्ध करते हैं। चित्रलेखा केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वतंत्र चेतना, स्त्री अस्मिता और नैतिक स्वायत्तता की वाहक है। श्वेतांक और विशाल देव की यात्रा ये दिखाती है कि जीवन का सत्य पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, अनुभव से समझ आता है। उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि मनुष्य का आचरण परिस्थितियों से गहराई से संचालित होता है, इसलिए नैतिक निर्णय हमेशा सरल नहीं होते। निष्कर्षात्मक समझ। उपन्यास का स्थायी महत्व इस बात में है कि यह पाठक को आसान उत्तर नहीं देता,
ये उपन्यास बताता है कि जीवन में पाप और पुण्य, प्रेम और वासना, योग और भोग, धर्म और स्वभाव, इन सब के बीच रेखाएं उतनी साफ नहीं जितनी समाज मान लेता है। इसीलिए ये रचना आज भी पढ़े जाने पर समकालीन लगती है। ये मनुष्य को दोष देने से पहले उसे समझने की मांग करती है, और यही इसकी सबसे बड़ी बौद्धिक और साहित्यिक शक्ति है।